नमस्कार बच्चों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि महा मैराथन जो क्लास है वो आपकी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की है और एक वीडियो में आपकी पूरी उत्तर प्रदेश जीके आज खत्म होने वाली है। उत्तर प्रदेश जीके का एक वीडियो में सुपड़ा साफ होने वाला है। आज की इस वीडियो में एक एक करके सभी टॉपिक देखेंगे, वो भी वन लाइनर प्रश्नों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो टॉपिक आपका पहला टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश का नाम, चिन्ह और उसकी राजधानियों से, यानी समय समय पर उत्तर प्रदेश की जो राजधानियां बदली हैं, समय समय पर उसके नाम बदले हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नाम देखेंगे। 1836 से जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो था उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से था। ठीक है, 1836 से उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर इसका नाम परिवर्तित हुआ 1877 से। 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद फिर से परिवर्तन हुआ 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से। उसके बाद फिर से इसका परिवर्तन होता है 1937 से। फिर इसे केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। और जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश के नाम से 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया। ठीक है, तो ये थे उत्तर प्रदेश के जो नाम है वो समय समय पर बदले हैं। अब हम देखते हैं प्रदेश की राजधानियां, जो उसकी राजधानियां भी बदली हैं। 1836 में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी वो आगरा थी। 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज थी और 1921 से इसकी लखनऊ थी, वो भी आंशिक रूप से। और पूर्णता की अगर बात करूं तो 1935 से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पूर्णतः 1935 से हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश का नाम से राज्य का गठन कब हुआ। तो मैंने बताया है कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नाम से इसका गठन हो गया था। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है तो ये 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। तो राज्य का पुनर्गठन कब हुआ है, ये हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ है। प्रश्न अगला है कि राज्य का विभाजन कब हुआ। तो राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ है और 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड एक नया राज्य बना दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा कब हुई। तो ये अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी को राजकीय भाषा घोषणा की गई। अगला है कि प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में कब से अनिवार्य की गई। तो ये की गई है 26 जनवरी 1968 से। प्रथम जो राजकीय भाषा हिंदी है उसे सभी कार्यालयों में 26 जनवरी 1968 को लागू कर दिया गया। अगला है कि द्वितीय राजकीय भाषा क्या है। तो दूसरी जो राजकीय भाषा है वो उर्दू है और इसे कब अपनाया गया। तो 1989 को इसे स्वीकार किया गया है। ठीक है, द्वितीय पहली है हिंदी और दूसरी है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा उर्दू, और इसे कब अपनाया गया तो 1989 को अपनाया गया है। प्रश्न अगला है कि राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का। तो राजकीय पशु क्या है, वाराशिंगा है। अगला है राजकीय पक्षी क्या है। तो राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि राजकीय वृक्ष क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जो वृक्ष है वो अशोक है। फिर है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो राजकीय जो पुष्प है वो पलास या टेंसू के नाम से जानते हैं और इसे 4 जनवरी 2011 को अंगीकृत किया गया, या 4 जनवरी 2011 को इसे अपनाया गया है। अगला है कि राजकीय खेल क्या है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो है हॉकी। और फिर है अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, और ये जो चिन्ह है वो 1938 में स्वीकृत किया गया है। चलिए, ये प्रश्न टॉपिक आपका खत्म होता है और अगला जो टॉपिक है वो है आपका प्रदेश की प्रशासनिक और शासनिक संरचना। चलिए, प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले कितने हैं। तो कितने हैं, 8 जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के वो एनसीआर में सम्मिलित हैं। कौन कौन से हैं।
मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर व शामली। ये 8 जो जिले हैं वो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में सम्मिलित हैं। अगला है कि एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? मथुरा, अलीगढ़, हाथरस व सहारनपुर ये प्रस्तावित है। अगला है कि अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन कब किया गया? तो ये कब किया गया है? 18 जुलाई 2014 को इसका गठन किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश जो एनआरआई दिवस है जनवरी में प्रतिवर्ष यानी प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में मनाया जाता है। प्रश्न अगला है कि प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 14.12 करोड़ जनसंख्या है और जनवरी 2017 में इसका काउंट हुआ है। राज्य विधानमंडल कैसा है उत्तर प्रदेश का? तो ये द्विसदनात्मक है। उत्तर प्रदेश का राज्य विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक है। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ? तो कब हुआ? जुलाई 1937 में राज्य विधानसभा का प्रथम गठन हुआ है। अगला प्रश्न है कि 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 431 थी। ठीक है, इसकी जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 431। प्रश्न अगला है कि उत्तराखंड बनने से पहले यानी नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये कितनी थी? 425 थी। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रश्न अगला है कि वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या, तो वर्तमान में जो विधानसभा जो सदस्य हैं कितनी है? 404 हैं, जिसमें 403 निर्वाचित हैं और एक मनोनीत एंग्लो इंडियन द्वारा है। प्रश्न अगला है कि इसे छोड़ेंगे, वर्तमान में इसका परिवर्तन हो गया होगा। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल व बुंदेलखंड में विधानसभा सीटें क्रमशः कितनी है? तो पूर्वांचल में 162 है, पश्चिमांचल में 149 है, मध्यांचल में 73 है और बुंदेलखंड में 19 है। प्रश्न अगला है कि 15वीं व 16वीं विधानसभा में महिला सदस्य कितनी है? तो 23 और 35 है। ठीक है, अगला है कि 17वीं विधानसभा के लिए महिलाएं चुनी गई। कितनी चुनी गई महिलाएं? 42 महिलाएं चुनी गई हैं, जिसमें 36 बीजेपी से और 6 अन्य से हैं। फिर है फरवरी मार्च 2012 में हुए 16वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा था? तो 224 सपा की सीटें थी, 80 बसपा की थी, 47 भाजपा की थी, 28 कांग्रेस की सीटें थी, 9 रालोद व 15 अन्य की सीटें थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? ये प्रयागराज जो है वो सर्वाधिक सीटों वाला जिला है और इसमें कितनी सीटें हैं? तो कुल 12 सीटें हैं। प्रश्न अगला है कि सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम कौन सा है? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। ये जो है इनमें 2-2 सीटें हैं विधानसभा की। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्य विधानसभा में जो आरक्षित सीटें हैं वो कितनी है? 86 हैं, इसमें 84 एससी की हैं और 2 एसटी की हैं। प्रश्न अगला है कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई है। वो कब हुई है? तो ये हुई है 8 जनवरी 2003 को। और कहां हुई है? तो पूछा जाए तो ये प्रयागराज में हुई है। प्रश्न अगला है कि राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर जो बैठक हुई है वो कब हुई है? तो ये हुई है 29 जनवरी 2019 कुंभनगर प्रयागराज में। अगला है कि विधान परिषद का गठन कब किया गया? तो विधान परिषद का जो गठन है वो कब किया गया? तो ये किया गया है 1937 में किया गया है। ठीक है, प्रश्न अगला है कि उत्तराखंड निर्माण से पहले नवंबर 2000 तक विधान परिषद सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो कितनी थी? 108 थी। प्रश्न अगला है कि वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 100। कितनी है? 100 है।
अगला प्रश्न है कि प्रदेश में कुल सभा सीटों की संख्या कितनी है। ये लोकसभा जो सीटें हैं वो कितनी है, 80 सीटें हैं। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में एससी व एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो एससी की 17 है और एसटी की 0 है। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे देखते हैं। और प्रश्न अगला है कि मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा है गाजियाबाद और सबसे छोटा है बागपत। प्रश्न अगला है कि प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 31 है। प्रश्न अगला है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन है वो कब लगा था, 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक। प्रश्न अगला है कि अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। प्रश्न अगला है कि निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो यह लगा था 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक। प्रश्न अगला है कि जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी है। तो जनगणना के समय जो छोटे बड़े जो नगर हैं उनकी संख्या 915 थी। प्रश्न अगला है कि जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या कितनी थी। तो ये 648 थी। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले कौन से हैं। तो सबसे कम वैधानिक सबसे ज्यादा जो है बदायूं है जिसमें 23 है और सबसे कम है श्रावस्ती जिसमें 2 है। अगला है कि राज्य में योजनाबद्ध नगर कितने हैं। तो 3 है। कौन कौन से, ग्रेटर नोएडा, ठीक है, नोएडा है और ग्रेटर नोएडा है, वाह न्यू कानपुर सिटी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आवास एवं विकास परिषद है। तो आवास एवं विकास परिषद कितने हैं। तो ये 54 है। प्रश्न अगला है कि विकास प्राधिकरण कितने हैं। तो विकास प्राधिकरण की जो संख्या कितनी है, 28 है। अगला है कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं। तो ये 5 हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला देखेंगे, संभागों यानी मंडलों की संख्या कितनी है। तो कितनी है, 18 है। 18वां अलीगढ़ है जिसका निर्माण अप्रैल 2008 में बना हुआ है। 18वां जो मंडल कब बनाया गया। तो 18वां मंडल जो बनाया गया है अप्रैल 2008 में बनाया गया और 18वां मंडल कौन सा है। तो ये अलीगढ़ है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़े संभाग यानी मंडल कौन से हैं। तो सबसे बड़े मंडल कौन से हैं, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, ये सबसे बड़े मंडल हैं जिसमें जिलों की अगर संख्या की बात करी जाए तो 6 जिले हैं इनमें। अगला है कि सबसे छोटा मंडल कौन सा है यानी संभाग कौन सा है। तो सबसे छोटे हैं मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर है। और अगर इनमें जिलों की बात की जाए तो 3 जिले इसमें आते हैं। प्रश्न है कि सबसे जिलों की जो संख्या है वो कितनी है। तो जिलों की संख्या कितनी है। तो 75 जिले। कुल कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। प्रश्न अगला है कि तहसीलों की संख्या कितनी है प्रदेश में। तो 350 तहसीलें हैं 2019 के अनुसार। प्रश्न अगला है कि नगर निकायों वाले कुल नगर कितने हैं। तो कितने हैं, 652 है 2019 के अनुसार। अगला है कि नगर निकाय निगम कितने हैं, 17 हैं 2019 के अनुसार। अगला है कि नगर निकाय यानी जो पालिका परिषद है कितनी है। तो 17 है। इसी प्रकार नगर निकाय नगर जो पंचायतें वो कितनी है, उनकी बात की जाए तो ये है 437 है, ठीक है। और जो नगर निकाय पालिका जो परिषद है वो 198 है। जिला पंचायतें कितनी है। तो जिला पंचायतें जो है वो 75 हैं। ब्लॉकों की अगर संख्या की बात की जाए तो ब्लॉक कितने हैं। तो 821 ब्लॉक हैं जिसमें 821 संचालित हैं तो 30 घोषित हैं, ठीक है। अगला है क्षेत्र पंचायतें कितनी है। तो क्षेत्र पंचायतें 821 हैं, ठीक है। न्याय पंचायतें कितनी है। तो न्याय पंचायतें जो है 8135 हैं। ग्राम पंचायतें कितनी हैं या ग्राम सभाएं कितनी है। तो 59,073 हैं। और आबाद नगर कितने हैं। तो आबाद नगर 97,814 हैं। और कुल अगर गांव की बात की जाए तो 1,06,774 गांव हैं। अगर बात की जाए पंचायत में महिलाओं को आरक्षण की
तो कुल सीट का 1/3 है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है भौतिक संरचना एवं जलवायु संक्षिप्तीकरण। नया टॉपिक है। बात करेंगे इसमें उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में। आकार कैसा है उत्तर प्रदेश का, तो लंबवत है। कैसा आकार है, लंबवत है। अगर ग्लोब की स्थिति में देखेंगे तो 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य बसा हुआ है उत्तर प्रदेश। अगला है कि पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है और दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई कितनी है, तो 240 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश की। प्रश्न है कि प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अगर भारत के क्षेत्रफल की प्रतिशत की बात करूं तो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। प्रश्न है कि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र कितना है, तो यह 2.70%। अगर वर्ग किलोमीटर की बात करूं तो 6,558 वर्ग किलोमीटर। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो ये चौथा स्थान है। और कौन कौन से हैं, पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले जो घटते क्रम में है कौन कौन से हैं, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। प्रश्न अगला है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में कौन कौन से हैं, तो हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली और गौतम बुद्ध नगर। चलिए अगला जो टॉपिक है, टॉपिक आपका नया टॉपिक है और टॉपिक है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले, प्रदेश व राजधानी। चलिए प्रश्न है कि प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है, तो प्रदेश का सबसे, अगर पूर्वी जिले की बात की जाए तो बलिया है और सबसे पश्चिमी जिले की बात की जाए तो शामली है। प्रश्न है कि प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला कौन सा है, तो प्रदेश का सबसे उत्तरी जो जिला सहारनपुर है और दक्षिणी जिले की बात की जाए तो ये सोनभद्र है। अगला प्रश्न है कि नेपाल से सटे 7 जिले क्रमशः पूरब से पश्चिम की ओर कौन कौन से हैं, तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और ये पीलीभीत। ये 7 जो जिले हैं वो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रदेश की नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये लगभग 579 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, तो ये जो सटे जो राज्य हैं 9 है, जिनमें 8 जो राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड से सटे 7 जिले क्रमशः पश्चिम से पूरब की ओर कौन कौन से हैं, तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। अगला प्रश्न है कि हरियाणा से सटे 6 जिले क्रम से उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन से हैं, तो सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली से सटे 2 जिले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर 2 जिले हैं। अगला है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारक नदी कौन सी है, तो ये यमुना जो नदी है जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा साझा करती है। प्रश्न है कि राजस्थान से सटे 2 जिले क्रम से उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन से हैं, आगरा एवं मथुरा है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश से सटे 11 जिले क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर कौन कौन से हैं, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र हैं। प्रश्न है कि बिहार से 7 सटे जिले क्रमशः कौन कौन से हैं, तो ये कौन कौन से हैं, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज है।
छत्तीसगढ़ से सटा जिला कौन सा है? केवल सोनभद्र, एक ही जिला है। झारखंड से भी एक ही है, वो भी सोनभद्र है। फिर है सोनभद्र से सटे जो राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 4 राज्य हैं सोनभद्र जिले से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। प्रश्न अगला है कि सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? तो कौन कौन से हैं? 3 राज्य हैं, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो ये ललितपुर है। ठीक है। और प्रश्न है कि प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य है। ठीक है, चलिए अगला है कि प्रदेश के सबसे उत्तरी पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। और प्रश्न है कि प्रदेश के सबसे पूर्वी जो बलिया और सबसे पश्चिमी यानी शामली बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार और हरियाणा राज्य है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है वो है आपका उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है। क्या है? भाग है। अगला है प्राकृतिक विभाजन जो है गंगा का मैदान, भावर, तराई और दक्षिण का पर्वत पठार, इनका विभाजन हुआ है। प्रश्न अगला है कि राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है तो कौन सा क्षेत्र है? तो भावर का जो क्षेत्र है। प्रश्न है कि कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से युक्त भूमि होती है तो कौन सी होती है? भावर क्षेत्र की भूमि होती है। प्रश्न है भावर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व से पश्चिम तक फैला है तो कौन सा क्षेत्र फैला है? तराई क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला देखेंगे। प्रश्न है कि समतल नम व दलदली भूमि होती है तो तराई क्षेत्र की होती है। किस क्षेत्र की होती है? तराई क्षेत्र की होती है। अगला है तराई क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? धान, गन्ना। ठीक है, ये फसलें मुख्य हैं। अगला है कि तराई क्षेत्र के उत्तर व बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण स्थित है तो कौन सा क्षेत्र स्थित है? तो ये मैदानी क्षेत्र स्थित है। अगला है कि यमुना के पूर्व व गंडक के पश्चिम में स्थित है तो ये मैदानी क्षेत्र स्थित है। प्रश्न है कि गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती व गंडक द्वारा लाई गई कौप, कीचड़ व बालू से निर्मित है तो कौन सा क्षेत्र है? तो ये मैदानी जो क्षेत्र है वो निर्मित है। प्रश्न है कि मैदानी क्षेत्र के नवीन कौप निक्षेपों को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? खादर या कछार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है कि मैदानी क्षेत्र के पुराने कौप निक्षेपों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वांगर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है कि मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है? तो मैदानी क्षेत्र की जो ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 80 से 300 मीटर है। अगला प्रश्न है कि मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिम से है तो किधर है? दक्षिण पूर्व की ओर है। अगला प्रश्न है कि खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से बनते हैं तो क्या बनते हैं? ये बीहड़ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बीहड़ों का निर्माण होता है। अगला है कि प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण हुआ है तो कहां हुआ है? तो चंबल व यमुना तट पर हुआ है। प्रश्न है कि मैदानी क्षेत्र की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो मैदानी क्षेत्र की जो फसलों की अगर बात की जाए तो गेहूं, धान और आलू है। प्रश्न है कि विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी ललितपुर से सोनभद्र तक फैला है। क्या फैला है? पठारी, पहाड़ी या बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है। प्रश्न है कि पठारी पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है लेकिन मिर्जापुर व सोनभद्र में कुछ पहाड़ियां हैं तो लगभग 600 मीटर ऊंची है। प्रश्न है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ भाग बघेलखंड का सम्मिलित है तो कौन सा है? सोनभद्र में। अगला प्रश्न है कि प्रदेश के कितने जिलों में
पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंडी क्षेत्र का विस्तार है? तो कितनों में? 11 जिलों में है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विंडमन, टांडा, कुसेहरा व खड़ंजा जलप्रपात है, कहां है? तो ये मिर्जापुर में है। अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर बहती हैं कौन सी नदियां? गंगा और यमुना नदी। प्रश्न है कि बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर बहती हैं, तो ये बेतवा नदी बहती है। ठीक है। प्रश्न है कि बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र का ढाल है तो किस ओर है? तो ये उत्तर की ओर है। चलिए अगला है कि बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं, तो कौन सी हैं? दलहन व तिलहन है। प्रश्न है कि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि क्षेत्र का प्रतिशत है, तो कितना है? 5.15% है। अगला प्रश्न है प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये सोनभद्र जो है, और ये है सोनभद्र है, और ये 5.08% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश के सबसे कम नम भूमि वाले जिले कौन से हैं? तो ये बागपत व हाथरस जो जिले हैं वो प्रदेश की सबसे कम नम भूमि वाले जिले हैं। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है आपका जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है। फिर भी धरातलीय विषमताओं और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयों होने के कारण यहां की जलवायु में विषमता मिलती है। ठीक है। प्रश्न है कि प्रदेश में वर्ष भर में घटित होती है, तो कितनी ऋतुएं घटित होती हैं? तो 3 ऋतुएं हैं उत्तर प्रदेश में घटित होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा व शीत। प्रश्न है कि प्रदेश में मार्च से जून तक कौन सी ऋतु रहती है? तो ये रहती है ग्रीष्म ऋतु रहती है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे जो गर्म महीना है वो जून महीना सबसे गर्म महीना। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर तापमान क्रमशः कैसा होता है? ये बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान रहता है, तो ये आगरा सहित बुंदेलखंड क्षेत्र का रहता है। अगला प्रश्न है कि 10 जून 2019 को बांदा का तापमान रिकॉर्ड किया गया था, तो कितना किया गया था? 49.2 डिग्री सेल्सियस किया गया था। प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिणी भाग में अधिकतम तापमान होने के कारण जो कर्क रेखा का नजदीक होना है। ठीक है। अधिकतम जो तापमान रहता है किस कारण रहता है? कर्क रेखा का सबसे नजदीक रहना। प्रश्न है कि प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर तक रहती है, तो कौन सी ऋतु रहती है? तो ये वर्षा ऋतु रहती है। अगला प्रश्न है प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को माना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? पूर्वा नाम से जाना जाता है। प्रश्न है कि प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 80 से 83% भाग होता है, कैसा होता है? पूर्वा। ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से। प्रश्न है कि प्रदेश में पूर्वा से सर्वाधिक व सबसे कम वर्षा होती है, तो ये होती है पूर्वी तराई व पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले जिले हैं, तो कौन कौन से हैं? गोरखपुर सबसे अधिक वर्षा होती है और सबसे कम मथुरा में वर्षा होती है। प्रश्न है कि प्रदेश में पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण चलने वाली वर्षा कौन सी है? तो घटती है, मात्रा जो क्रम से घटती है। प्रश्न है कि प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है? तो जुलाई जो है प्रदेश में सबसे ज्यादा जुलाई के महीने में वर्षा होती है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा की संभावित अवधि 56 दिन है, जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मात्र जो है वो 32 दिन है। प्रश्न है कि प्रदेश के विभिन्न भागों की औसत वार्षिक वर्षा तराई क्षेत्र 150 सेंटीमीटर, पूर्वी मैदानी क्षेत्र 112 सेंटीमीटर,
मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र 94 सेंटीमीटर, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र 84 सेंटीमीटर, दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र 91 सेंटीमीटर, प्रदेश का जो औसतन 95 सेंटीमीटर। प्रश्न है कि प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक रहता है तो शीत ऋतु रहती है। अगला है कि प्रदेश का सबसे ठंडा महीना कौन सा है, तो ये जनवरी जो है प्रदेश का सबसे ठंडा महीना है। प्रश्न है कि शीत ऋतु में प्रदेश में उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर तापमान क्रमशः कैसा होता है, बढ़ता है। प्रश्न है कि शीत ऋतु में सबसे कम तापमान रहता है, तो ये रहता है उत्तर पश्चिम के जिलों में रहता है। चलिए अगला टॉपिक है मिट्टी कृषि एवं पशुपालन। प्रश्न है कि प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, तो ये 20 हैं। प्रश्न है कि प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो ये 9 हैं। प्रश्न है कि प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र हैं, तो ये 8 हैं। प्रश्न है कि कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में तो कितने हैं, 59.3% है। प्रश्न है कि राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल कितना है, तो 24,170 हेक्टेयर है। प्रश्न है कि कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र कितना है, तो 1659 हेक्टेयर है। प्रश्न है कि ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि कितनी है, 462 हेक्टेयर है। प्रश्न है कि कृषि बेकार भूमि, तो ये 405 हेक्टेयर है। अगला है स्थायी चारागाह भूमि 65 हेक्टेयर है। अन्य वृक्षों झाड़ियों आदि में भूमि 305 हेक्टेयर है। और वर्तमानी प्रति क्षेत्र 1122 हेक्टेयर है। आगे बढ़ेंगे और अगला जो है वो प्रश्न देखेंगे। अन्य प्रति क्षेत्र है 509 हेक्टेयर है। खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि का अगर बात की जाए तो कितनी है, तो 3046 हेक्टेयर है। अगला है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, तो 16,559 जो है वो हेक्टेयर है। प्रश्न है एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र कितना है, तो 9,549 हेक्टेयर है। कुल बोया गया क्षेत्र की अगर बात की जाए 26,147 है। अगर वहीं की जाए कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में क्रियाशील जोतों की कुल संख्या की अगर बात की जाए तो 22,92,29,00 है। अगर वहीं बात की जाए कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार राज्य में क्रियाशील जोतों का कुल क्षेत्रफल तो 17,89,000 हेक्टेयर है। चलिए अगला टॉपिक है आपका मृदा संरचना। तो मृदा संरचना देखेंगे। प्रश्न है आपका प्लिस्टोसीन युग से आज तक नदियों के निक्षेपों से बना है, तो क्या बना है, गंगा यमुना मैदान बना है। प्रश्न अगला है कि गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः पाई जाती है, तो गंगा यमुना के मैदान में जलोढ़ जो मृदा है वो मुख्यतः पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि नवीन व प्राचीन जलोढ़ मृदा को जाना जाता है, तो नवीन जो मृदा है उसे खादर और प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि स्थानीय भाषा में नई जलोढ़ बलुआ मटियार या मटियार दोमट कहा जाता है, तो किस मृदा को कहा जाता है, ये कहा जाता है खादर मृदा को। अगला प्रश्न है कि स्थानीय भाषा में पुरानी जलोढ़ उपहार दोमट आदि को कहा जाता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें बांगर मृदा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे हुआ है, तो जलोढ़ मृदा का जो निर्माण है कॉप कीचड़ व बालू से हुआ है। प्रश्न अगला है कि जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूना की अधिकता होती है, लेकिन कमी किसकी होती है, तो कमी होती है फास्फोरस नाइट्रोजन व जैव तत्व की, इसमें कमी होती है। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवणीय या क्षारीय मृदाएं मिलती हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में कहा जाता है, तो जिन्हें सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, ऊसर या वंजर या कल्लर या रेह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, तो कहां पाई जाती है, तो ये मथुरा व आगरा आदि जिलों में ये पाई जाती है। प्रश्न है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड में कहीं कहीं मिलती है, तो क्या मिलती है, तो कहीं कहीं काली मृदा
मिलती है। अगला प्रश्न है कि रेंगुर करेल व कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। तो रेंगुर करेल व कपास मृदा के नाम से काली मृदा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि लाल मृदा परवा या पड़वा, मार या माड़, राकर या राकड़ व भोंटा मृदा पाई जाती है। तो ये कहां पाई जाती है? तो ये जो मृदा है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न है कि राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है ये? तो ये है बुंदेलखंड क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है। तो सबसे अधिक मृदा जो अपरदन है वो किससे होता है? तो ये होता है जल के द्वारा, इसका मृदा अपरदन होता है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो कौन सा है? तराई व भांवर क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वाला नदी क्षेत्र कौन सा है? तो यह है चंबल नदी क्षेत्र है। प्रश्न है कि प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? तो ये इटावा व आगरा दो जिले हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है। प्रश्न है कि अविनालिका अपरदन के कारण बनते हैं। तो अविनालिका अपरदन के कारण क्या बन जाते हैं? तो बीहड़ों का निर्माण होता है। प्रश्न है कि राज्य में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? तो वायु अपरदन से मथुरा व आगरा जो जिले हैं वो वायु अपरदन से प्रभावित सबसे ज्यादा जिले हैं। प्रश्न है कि फसल चक्र अपनाने से कम हानि होती है। तो किसकी? उर्वरा शक्ति की कम से कम हानि होती है। आगे बढ़ेंगे और टॉपिक अगला है आपका फसलोत्पादन। ठीक है, फसलोत्पादन टॉपिक से हम देखेंगे किन किन प्रश्नों को जो मोस्ट है आपकी परीक्षा के लिए। प्रश्न है कि प्रदेश में शस्य गहनता तो कितनी है? 175.53% है। प्रश्न है कि प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाती है जो गेहूं है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है क्षेत्र में। प्रश्न है कि मूंग, चीना व लोबिया है। तो मूंग, चीना और लोबिया क्या है? ये जायद की फसल है। कैसी फसल है? जायद की फसल है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता है। तो ये कहां है? गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र की है। अगला प्रश्न है कि अरहर, चना व अदरक की सर्वाधिक खेती होती है। तो कहां होती है? तो ये होती है बुंदेलखंड क्षेत्र में, इसकी खेती सर्वाधिक होती है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि रोहेलखंड गंगा यमुना और दोआब में की जाती है। तो क्या किया जाता है? थोड़ी मात्रा में कपास की वहां पर खेती की जाती है। प्रश्न है कि अफीम की खेती कहां की जाती है? तो अफीम की जो खेती है वो बाराबंकी व गाजीपुर में इसकी खेती की जाती है। प्रश्न है कि मूंगफली उत्पादन का विशेष क्षेत्र है। तो मूंगफली उत्पादन का विशेष क्षेत्र कौन सा है? तो यह है रोहेलखंड है। कौन सा है? रोहेलखंड। प्रश्न है कि चावल उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं तो कौन कौन से हैं? तराई व पूर्वी उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? तो कौन सी है? ये गन्ना है। प्रश्न है कि गन्ना उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं तो कौन कौन से हैं? तराई व मेरठ के निकटवर्ती क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य में गन्ना उत्पादक कुल जिले कितने हैं? तो कितने हैं? ये 44 जिले हैं कुल। प्रश्न है कि राज्य में गन्ना उत्पादक कुल परिक्षेत्र कितने हैं? तो ये 9 हैं। कितने हैं? 9 परिक्षेत्र हैं। प्रश्न है कि राज्य में कुल सहकारी गन्ना विकास समितियां हैं तो कितनी है राज्य में कुल? तो ये है 169 है। ठीक है। प्रश्न अगला है कि राज्य में कुल गन्ना विकास परिषदें हैं। तो राज्य में कुल गन्ना विकास जो परिषदें हैं वो कितनी है? तो ये है 152 है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में कपास उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं तो कितने हैं? तो ये गंगा यमुना दोआबा रोहेलखंड जो क्षेत्र है वो कपास के उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। प्रश्न है कि दशहरी आम का विशेष क्षेत्र मलिहाबाद, लखनऊ है, जबकि लंगड़ा आम के लिए कौन सा है? तो लंगड़ा आम के लिए वाराणसी है। यानी दशहरी आम के लिए लखनऊ है यानी मलिहाबाद और लंगड़ा आम के लिए वाराणसी है।
अगला प्रश्न है सफेदा व चौसा आम का विशेष क्षेत्र सहारनपुर है जबकि स्लॉट आम है ये कहाँ है तो मेरठ बागपत का है। प्रश्न है कि प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में बेचा जाता है तो किसके नाम से बेचा जाता है तो नवाब ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। अगला प्रश्न है कि मंडी परिषद द्वारा मैंगो पैक हाउस खोले गए हैं तो कहां कहां खोले गए हैं लखनऊ व सहारनपुर में ये खोले गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि निर्यातक प्रजाति के अमरूद उत्पादन का विशेष क्षेत्र है तो कौन सा है प्रयागराज और कौशाम्बी है। अगला प्रश्न है कि अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद में है जबकि आम के लिए ऐसा कौन सा है तो आम के लिए लखनऊ है। यानी अगर बात की जाए अमरूद के लिए प्रशिक्षण केंद्र तो ये इलाहाबाद में है और आम के लिए लखनऊ में है। प्रश्न है कि प्रदेश में आलू उत्पादन का विशेष क्षेत्र है तो आलू उत्पादन का आगरा है अलीगढ़ है कानपुर है मेरठ है व बरेली मंडल है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक आलू उत्पादकता वाले जिले कौन से हैं जहां पर सबसे ज्यादा आलू उगाया जाता है तो हाथरस और कन्नौज ये दो ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा आलू उगाया जाता है। प्रश्न है कि देश में सर्वाधिक कोल्ड स्टोर हैं तो सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोर जो हैं वो देश में कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोर हैं। प्रश्न है कि प्रदेश में सहारनपुर व लखनऊ आम के निर्यातक जोन है जबकि आगरा जो है वो कैसा है आलू का निर्यातक जोन है। ठीक है आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कि प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला कौन सा है तो कौन सा है प्रतापगढ़ है और ये प्रश्न जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि भारत के कुल मेथा आयल उत्पादन का लगभग 3/4 भाग उत्पादित होता है तो कहां होता है तो ये उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में पान की खेती 24 जिलों में की जाती है लेकिन पान के लिए विशेष प्रसिद्ध जिला है तो कौन सा है वांदा जिला जो है वो विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि वरई मानपुर व पाली प्रसिद्ध हैं तो किसके लिए प्रसिद्ध है तो ये पान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है और अगला जो प्रश्न टॉपिक है आपका वो है दुग्ध विकास कौन सा है दुग्ध विकास। तो इस टॉपिक से हम देखेंगे परीक्षा के लिए कौन कौन से प्रश्न जो है आप वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं। पहला प्रश्न है कि देश व प्रदेश की प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना की गई तो कहां की गई ये लखनऊ में की गई है। अगर पूछा जाए कब की गई है तो ये 1938 में की गई है। प्रश्न है कि राज्य में सर्वप्रथम 3 जिलों वाराणसी मेरठ व बलिया में ऑपरेशन फ्लड 1 शुरू किया गया कब किया गया तो 1973 में शुरू किया गया। प्रश्न है कि राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब की गई तो राज्य दुग्ध परिषद की जो स्थापना है 1976 में की गई है। अगला प्रश्न है कि प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई है तो ये की गई है 1962 में की गई है। प्रश्न है कि प्रदेश में दुग्ध नीति प्रख्यापित की गई है तो कब की गई है तो ये 2018 में की गई है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने के लिए 1999 में स्थापित की गई है तो उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की किसकी स्थापना की गई है उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई है। प्रश्न है कि भैंस या किसी भी नस्ल की गायों के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों हेतु कौन सा पुरस्कार दिया गया है गोकुल पुरस्कार दिया गया है। प्रश्न है कि देसी नस्ल की गायें से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों हेतु हैं तो नंद बाबा पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न है कि राज्य में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है तो 348 ग्राम प्रतिदिन है। ठीक है आगे बढ़ते हैं और आपका अगला जो टॉपिक है आपका कृषि योजना एवं कार्यक्रम। प्रदेश में कृषि योजनाएं हैं और जो कार्यक्रम हुए हैं उनके बारे में इस टॉपिक में देखेंगे हम कि 2013 में प्रख्यापित नई कृषि नीति में राज्य में कृषि विकास दर का लक्ष्य रखा गया तो कितना रखा गया तो 5.1% रखा गया है वार्षिक। प्रश्न है कि प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ तो ये कब लागू हुआ तो ये हुआ 1 जुलाई 1952 से ये
लागू हुआ है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू की गई? तो प्रदेश में 1954 से चकबंदी योजना लागू की गई है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम ये कब लागू हुआ? तो ये हुआ है 1960 से लागू हुआ है। अगला प्रश्न है कि एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 8 मई 2017 को इसका गठन किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस मनाया जाता है, तो कब से मनाया जाता है? तो ये मई 2012 से मनाया जाता है। प्रश्न अगला है कि आईटीसी कंपनी द्वारा प्रदेश के 51 जिलों में स्थापित की गई है, तो 2000 ई चौपालों की स्थापना जो है वो की गई है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मंडली परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये की गई है 1973 में की गई है। प्रश्न है कि वर्तमान में मंडी परिषद के तहत प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कितने हैं? तो ये 87 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में प्रदेश में विनियमित मंडियों व उप मंडियों की संख्या कितनी है? तो विनियमित जो मंडियां हैं वो 251 है और उप मंडियां जो है तो 375 है। प्रश्न अगला है कि मंडी परिषद के तहत वर्तमान में प्रदेश से में क्रियाशील हैं, तो कितने बाजार हैं? 4 किसान बाजार क्रियाशील हैं। अगला प्रश्न है किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो कब से है? तो 1999 से 2000 से लागू हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक आपका अगला है कि नदियों का प्रवेश निकास व मिलन, ये उत्तर प्रदेश का टॉपिक है। प्रश्न है आपका कि राज्य में गंगा का प्रवेश व निकास होता है, तो राज्य में जो गंगा का जो प्रवेश है वो बिजनौर से होता है और निकास जो है वो बलिया जिलों में होता है। ठीक है। प्रश्न है कि रामगंगा नदी का प्रवेश होता है, तो रामगंगा नदी का जो प्रवेश है वो बिजनौर से होता है। कहां से होता है? बिजनौर में होता है। अगर रामगंगा नदी में मिलती है तो रामगंगा जो है गंगा में कहां मिलती है? तो कन्नौज के निकट ही मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि काली नदी गंगा में मिलती है, तो काली नदी गंगा में कहां मिलती है? तो काली नदी गंगा में कन्नौज के निकट मिलती है। प्रश्न अगला है कि बूढ़ी गंगा गंगा में मिलती है, कहां मिलती है? तो ये बदायूं में मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यमुना नदी का प्रवेश व समापन होता है, तो यमुना नदी का जो प्रवेश है वो सहारनपुर में होता है और समापन की बात की जाए तो ये प्रयागराज में होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि मंडक नदी का नदी व प्रवेश व निकास दोनों क्रमशः है, तो नदी में प्रवेश होता है महाराजगंज में और जो निकास की अगर बात की जाए तो कुशीनगर में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शारदा, जैसे काली का नदी भी कहा जाता है, का प्रवेश होता है, तो कहां होता है? ये पीलीभीत जिले में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि शारदा नदी या सरयू जैसे घाघरा में मिलती है, तो कहां मिलती है? ये मिलती है सीतापुर में बासरा के पास। कहां मिलती है? सीतापुर में बासरा के पास मिलती है। प्रश्न है कि गंगा यमुना के मध्य प्रवाहित होने वाली हिंडन या हर नदी, जिसे नाम से जाना जाता है, नदी यमुना में मिलती है, तो कहां मिलती है? ये मिलती है नोएडा के पास। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी का राज्य में प्रवेश होता है, तो कहां होता है? ये आगरा जिले में होता है। प्रश्न है कि चंबल या चरमवाती नदी के नाम से भी जाना जाता है, यमुना में मिलती है, तो कहां मिलती है? पंचनदा में, यानी इटावा बॉर्डर के पास मिलती है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश से आने वाली सिंध नदी का यमुना में मिलन होता है, तो कहां होता है? पंचनदा इटावा बॉर्डर के पास होता है। अगले प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में से आने वाली बेतवा नदी का राज्य में प्रवेश होता है, तो ये कहां होता है? ललितपुर में इसका प्रवेश होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेतवा जो नदी है यमुना में मिलती है, तो बेतवा नदी जो है यमुना में कहां मिलती है? तो ये मिलती है हमीरपुर के पास में मिलती है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश से आने वाली केन नदी का राज्य में प्रवेश होता है। केन को कर्णवती नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो कहां होता है इसका प्रवेश? तो ये होता है बांदा के जिले में, यानी बांदा जिले में।
प्रश्न अगला है, केन यमुना में मिलती है? तो केन जो है वो यमुना में कहां मिलती है? भोजहा, जो बांदा के पास। कहां मिलती है? भोजा, बांदा के पास। प्रश्न है कि गोमती नदी निकलती है, तो गोमती नदी कहां से निकलती है? पनगौलीर, फुलहर या गोमत झील या पीलीभीत से। ठीक है। प्रश्न है कि गोमती नदी मिलती है, तो गोमती नदी जो है कहां मिलती है? कैथी के निकट, गाजीपुर में। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है कि सई नदी निकलती है, तो सई नदी का जो निकलना है कहां से? भिजवान झील, हरदोई से। प्रश्न है कि सई नदी गोमती से मिलती है, तो सई नदी गोमती से कहां मिलती है? राजघाट, जौनपुर में मिलती है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश से आने वाली टोंस नदी का गंगा में मिलन होता है, तो कहां होता है? सिरसा के पास होता है और प्रयागराज में होता है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश से आने वाली सोन नदी का राज्य में प्रवेश व राज्य से निकास होता है, तो ये कहां होता है? तो ये होता है सोनभद्र जिले में होता है। अगला प्रश्न है कि राज्य में सर्वाधिक बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या कितनी है? तो ये है 23। प्रश्न है कि प्रदेश में बाढ़ प्रवण कुल क्षेत्रफल कितना है? 73.36 हेक्टेयर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है कि प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र में से बाढ़ से सुरक्षित बनाने योग्य क्षेत्रफल है, तो कितना है? 58.72 लाख हेक्टेयर है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश के बाढ़ से सुरक्षित बनाने योग्य क्षेत्रफल में से अब तक सुरक्षित बनाया गया क्षेत्रफल है, तो इतना है 22.98 लाख हेक्टेयर है। और इस जो टॉपिक है उसका लास्ट प्रश्न है कि केन व बेतवा नदी को लिंक कर जल के समुचित उपयोग वितरण हेतु उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच समझौता हुआ, तो ये कब हुआ? तो ये हुआ 15 अगस्त 2015 को हुआ है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और टॉपिक जो है वो आपका अगला है कि प्रमुख झीलें, ताल व कुंड, यानी उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में एक एक करके देखते हैं। रामगढ़ ताल व चिलवा ताल, ये कहां है? तो ये है गोरखपुर में। वखिरा झील कहां है? तो ये संत कबीर नगर में है। अगला है करेला व इतौजा झील, तो कहां है ये? तो ये लखनऊ में है। अगला है कि नवाबगंज झील व कुंद्रा समुद्र, तो ये है उन्नाव में। फिर है बड़ा ताल, ये कहां है? शाहजहांपुर में। फिर है पयाल व चित्तौरा झील, तो ये कहां है? बहराइच में है। फिर है पार्वती व अर्गाताल, पार्वती व अर्गाताल कहां है? तो ये है गोंडा में। उसके बाद है जिरगो व सिरसी जलाशय, टांडा दरी ताल, तो ये कहां है? मिर्जापुर में। फिर आपका है भोगे ताल व बिसैथा ताल, तो ये है राय बरेली में है। ठीक है। फिर है आपका लिलौर झील, लिलौर झील कहां है? तो लिलौर झील जो है वो बरेली में है। फिर आपका है ठिठौरा झील या मोराय ताल, तो ये है फतेहपुर में। ठीक है। अगला है कि बेती, अजगरा व नैया झील, तो ये है प्रतापगढ़ में। सुरहा ताल, तो सुरहा ताल कहां है? तो ये है आपका बलिया में। मोती व गौर झील, तो ये है रामपुर में। शुक्रताल अगर पूछा जाए तो शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। रामताल पूछा जाए तो ये मेरठ में है। कीठम ताल पूछा जाए तो ये आगरा में है। सेखा झील की अगर बात की जाए तो ये अलीगढ़ में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अगर पूछा जाए तो ये सोनभद्र में है। अलवारा झील अगर पूछी जाए तो ये कौसाम्बी में है। विदेशी पक्षियों का आगमन यहां पर स्थल है। औंधी ताल पूछा जाए तो ये वाराणसी में है। राजा का बांध, लौंधी व भोजपुर ताल, तो ये सुल्तानपुर में है। दरवन झील की अगर बात की जाए तो ये अयोध्या में है। उसी बलहापारा, तो बलहापारा जो है वो कानपुर में है। ठीक है। लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर व भसनेह जलाशय, तो ये झांसी में है। सागर ताल की बात की जाए तो ये बदायूं में है। मदन सागर महोबा में है। पनगेली, फुलहर या गोमत ताल, तो ये है पीलीभीत। दहर झील, भिजवान झील, तो ये है हरदोई में। देवरिया ताल,
कन्नौज में है। भीखा व सरसई नावर झील तो ये इटावा में है। सौज झील तो ये मैनपुरी में है। दार्शनिक कुंड चक्र कुंड तो ये सीतापुर में है। सीता कुंड भरत कुंड ये अयोध्या धाम में है आपके। राधा कुंड श्याम कुंड गोविंद कुंड व मानसी गंगा कुंड कुसुम सरोवर तो ये है गोवर्धन मथुरा में है। फिर है आपका कोकिला कुंड कृष्ण कुंड तो कोकिला वन मथुरा ये मथुरा में है, ठीक है। और नौहताल झील जो है वो है मथुरा में है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है आपका वनोत्पादन, ठीक है। तो प्रश्न है कत्था बनाया जाता है तो कत्था किससे बनाया जाता है, तो एक खैर वृक्ष से बनाया जाता है। अगला है कि बीड़ियां बनाई जाती हैं तो बीड़ियां जो है वो तेंदु पत्ते से बनाई जाती हैं। किससे बनाई जाती हैं, तेंदु के पत्ते से बनाई जाती हैं। फिर है आपका कि माचिस की तीली और डिब्बी बनाई जाती है तो माचिस की तीली और जो डिब्बी है सेमल अर्जुन व गुलेर पेड़ से बनाई जाती है। प्रश्न है कि पत्तल व दोने बनाए जाते हैं तो पत्तल और दोने साखू पलास व महुर के पत्ते से बनते हैं। फिर है आपका कुर्सी मेज व छड़ी बनाए जाते हैं तो कुर्सी मेज व छड़ी बैत पौधे से बनाए जाते हैं। प्रश्न है कि हरड़ व बहेड़ा औषधियां मिलती हैं तो हरड़ व बहेड़ा जो औषधियां हैं वो हरड़ व बहेड़ा पौधे से मिलती हैं। प्रश्न है कि चूड़ियां व खिलौने बनाए जाते हैं तो ये लाख से बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला है कि तारपीन तेल व विरोजा प्राप्त होता है तो ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। इसी के साथ आपका अगला जो टॉपिक है वो है आपका वन विकास योजनाएं और परियोजनाएं, ठीक है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में निजी व अधिनियम लागू हुआ तो कब हुआ, तो ये हुआ है 1948 में। प्रश्न है कि सामाजिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, तो ये किया गया है 1976 में। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई, तो ये शुरू की गई है 1979 से 80 तक। प्रश्न है कि राज्य में चलाए गए सामाजिक वानिकी योजना में वह वृक्ष जो भूमि के लिए घातक है तो कौन सा है, यूकेलिप्टस, जिसे पारिस्थितिकी आतंकवादी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना चल रही है तो कब से चल रही है, मार्च 1998 से चल रही है। प्रश्न है कि प्रदेश में 2010 से सहभागी व वन प्रबंधन योजना चल रही है तो ये चल रही है जापान से सहयोग से, ठीक है। जापान के सहयोग से ये योजना चल रही है। प्रश्न है कि प्रदेश में 2010 से चलाई जा रही सहभागी वन प्रबंधन योजना के तहत प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया तो कौन सा किया गया, बेलहत्थी सोनभद्र को। प्रश्न अगला है कि प्रदेश में हरित पट्टी विकास योजना कब से चल रही है, तो ये चल रही है 2012-13 से। अगला प्रश्न है कि प्रदेश के 48 जिलों में वृक्षारोपण विस्तार योजना संचालित है तो ये कब से संचालित है, 2007-8 से संचालित है। अगला प्रश्न है कि राज्य के कुछ चयनित जिलों में टोटल फॉरेस्ट कवर योजना संचालित है तो कब से है, 2014 और 15 से है। आगे बढ़ेंगे और अगला जो टॉपिक है वो है आपका वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम, नया टॉपिक है आपका। तो इस टॉपिक से जितने भी आपके पुलिस के लिए मोस्ट क्वेश्चन होंगे वो हम सभी इस वीडियो में देखेंगे। प्रश्न है कि देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में की गई तो कहां की गई, ये की गई है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कहां है, तो लखनऊ व इटावा में है, ठीक है। प्रश्न है कि वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है, तो ये 1 से 7 अक्टूबर के बीच प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रश्न है कि प्रदेश में कुल प्राणी उद्यान कितने हैं, तो ये 3 हैं, 2 संचालित हैं और 1 निर्माणाधीन है। प्रश्न है कि नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहां है, तो ये लखनऊ में है। अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो कब हुआ है, तो 1921 में हुआ है। प्रश्न है कि एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कहां है, तो एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कानपुर में है और इसका निर्माण है 1974 में हुआ है।
प्रश्न है कि शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान कहां है? तो यह है गोरखपुर में। अगला प्रश्न है कि लखनऊ व कानपुर प्राणी उद्यानों में स्थापित किया गया है, तो तितली पार्क जो है वो स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क नाइट सफारी कौन सा है? कहां है? तो ये है ग्रेटर नोएडा में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, लायन सफारी पार्क कहां है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। एलिफेंट सफारी पार्क कहां है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। तेंदुआ, लकड़बग्घा, बालू, हिरन सफारी पार्क कहां है? तो ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। हाथियों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर कहां है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में है। अगला है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान में विस्तृत है, तो कौन सा है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है वो विस्तृत है। प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कहां है? तो ये चंबल नदी क्षेत्र पर है। प्रश्न है देश का सबसे पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र कौन सा है? तो चंबल नदी क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर कौन सा है? तो मथुरा में है। प्रश्न है कि मयूर संरक्षण केंद्र कहां है? तो ये वृंदावन में है, जो मयूर संरक्षण केंद्र है। प्रश्न है कि राज्य में पाई जाने वाली पक्षियों की प्रजातियां हैं, तो कितनी है? 500 से अधिक प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक प्रजातियों की पक्षियां मिलते हैं, तो कहां मिलते हैं? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में मिलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, तो कितने हैं? एक है, दुधवा खीरी। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है लखीमपुर खीरी, और इसकी घोषणा जो हुई है वो 1977 में की गई है। प्रश्न है कि प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यह है दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसका घोषित हुआ है 1987 में। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, जो कहां है? बिजनौर में है, और वर्ष 2012 में कार्बेट के बफर जोन के रूप में से घोषित किया गया है। प्रश्न है प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व कहां है? तो यह है पीलीभीत, और इसकी घोषणा जून 2014 में की गई है। अगला प्रश्न है कि वारासिंगा की दुर्लभ प्रजातियां सेरवन, डोआलिसी व जिस्पर्ड हेयर पाई जाती हैं, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में ये पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र व इलाहाबाद का मेजा कोरांव क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये काले हिरन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न है कि वाराणसी में गंगा के 7 किलोमीटर क्षेत्र को 1989 में घोषित किया गया था, तो कब किसे किया गया था? कछुआ अभ्यारण्य को। अगला प्रश्न है कि राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी घोषित की गई, तो कब की गई? तो 2014 में की गई है। प्रश्न है कुकरेल स्थित घड़ियाल पुनर्वास केंद्र को 2016 में घोषित किया गया जैव विविधता विरासतीय स्थल। प्रश्न है कि पर्यटन सुविधा युक्त टाइगर रिजर्व, तो कौन सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में बाघों की संख्या 2014 और 2018 में कितनी थी? तो 2014 में बात की जाए तो 117, ठीक है, और 2018 में अगर बात की जाए तो 173 है। प्रश्न है कि प्रदेश में तेंदुआ की संख्या कितनी है? तो 194 है। प्रश्न है कि प्रदेश में गांगे डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो 1263 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है आपका राज्य वन विभागाधीन वन्यजीव विहार। तो 11 वन्यजीव विहार है। पहला है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये कहां है? तो ये चंदौली में है। यानी चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहां है? तो चंदौली में है, और इसकी स्थापना 1957 में हुई है। अगला है किशनपुर वन्यजीव विहार, जो 227 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये जो है लखीमपुर खीरी में है, और इसकी स्थापना 1972 में हुई है। अगला है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। कतरनिया घाट जो वन्यजीव विहार है वो 400 वर्ग किलोमीटर में है, और ये कहां है? तो ये बहराइच में है, और इसकी स्थापना 1976 में हुई है।
अगला है कि रानीपुर वन्यजीव विहार। तो रानीपुर वन्यजीव विहार है वो 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में है और इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1977 में। अगला है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये ललितपुर में है। कहां है? ललितपुर में स्थित है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 1977 में हुआ है। अगला है चंबल वन्यजीव विहार। चंबल जो वन्यजीव विहार है वो 635 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ये आगरा, इटावा, औरैया और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1979 में। अगला है कैमूर वन्यजीव विहार। तो कैमूर जो वन्यजीव विहार है वो 501 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जो मिर्जापुर और सोनभद्र में। कहां है? मिर्जापुर सोनभद्र में और उसकी स्थापना 1982 में हुई है। अगला है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है वो 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा व बिजनौर और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 1986 में। अगला है सोहागी वरवा वन्यजीव विहार। तो ये 428 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये कहां है? तो ये महाराजगंज में है। सोहागी वरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में है और इसकी स्थापना 1987 में हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे। अगला है आपका सोहेलवा वन्यजीव विहार। सोहेलवा वन्यजीव विहार की बात की जाए तो ये कहां है? तो ये श्रावस्ती बलरामपुर में है और ये कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो 456 वर्ग किलोमीटर में है और इसकी स्थापना 1988 में हुई है। अगला है पीलीभीत वन्यजीव विहार। पीलीभीत जो वन्यजीव विहार है वो पीलीभीत में है और इसकी स्थापना 2014 में हुई है और ये 603 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार की अगर बात की जाए तो कौन सा है? राज्य का प्रथम जो वन्यजीव विहार है वो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार की बात की जाए तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है और सबसे अगर छोटे वन्यजीव विहार की बात की जाए तो ये महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला जो टॉपिक है वो है आपका राज्य वन विभागाधीन पक्षी विहार। अभी वन्यजीव विहार थे, अब आपके हैं पक्षी विहार। तो पहला है आपका चंद्रशेखर आजाद, जिसका नाम जो है नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है और ये कहां है? तो ये है उन्नाव में और इसकी स्थापना 1984 में हुई है और ये 2.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है आपका लाख वहोसी पक्षी विहार। लाख वहोसी पक्षी विहार कहां है? तो ये कन्नौज में है और इसकी स्थापना 1988 में हुई है और ये 80.23 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है आपका सैंडी पक्षी विहार। सैंडी पक्षी विहार कहां है? तो ये है हरदोई में और इसकी स्थापना 1990 में हुई है और ये 03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है आपका बखीरा पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार कहां है? तो ये संत कबीर नगर में स्थित है और उसकी स्थापना 1990 में हुई है और अगर वर्ग किलोमीटर की बात की जाए तो 28.94 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगला है आपका ओखला पक्षी विहार। तो ओखला पक्षी विहार कहां है? तो ओखला जो पक्षी विहार है वो आपका गाजियाबाद में व गौतम बुद्ध नगर में फैला है और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना जो हुई है 1990 में हुई है। ठीक है, और अगर वर्ग किलोमीटर की बात की जाए तो ये 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है आपका समन पक्षी विहार या समान पक्षी विहार के नाम से जानते हैं और ये मैनपुरी में है और इसकी स्थापना 1990 में हुई है और ये 5.26 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर है आपका विजय सागर पक्षी विहार। तो विजय सागर पक्षी विहार कहां है? तो ये आपका महोबा हमीरपुर में है और इसकी स्थापना 1990 में हुई है और ये 2.62 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है आपका पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार कहां है? तो ये एटा में है और इसकी स्थापना 1990 में हुई है
और ये 1.11 वर्ग किलोमीटर में वो फैला हुआ है। अगला है आपका सुरहा ताल, जैसे अजय प्रकाश नारायण के नाम से भी जाना जाता है, पक्षी विहार। तो सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ है? तो ये बलिया में है और इसकी स्थापना 1991 में हुई है और ये 34.13 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है आपका सूर सरोवर पक्षी विहार। तो सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? तो ये आगरा में है और इसकी स्थापना 1991 में हुई है और ये 4.10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है आपका भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। तो ये कहाँ है? बैती कुंडा प्रतापगढ़ में ये है, ठीक है। और इसकी स्थापना 2003 में हुई है और ये 4.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है एटा के पटना पक्षी विहार को घोषित किया गया, किसके द्वारा? तो ये रिजर्व के द्वारा घोषित किया गया है। प्रश्न है कि राज्य का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? तो राज्य का प्रथम जो पक्षी विहार है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार या फिर नवाबगंज पक्षी विहार। अगला है कि राज्य का सबसे बड़ा, अगर पक्षी विहार की बात की जाए तो राज्य का सबसे बड़ा जो पक्षी विहार है वो लाख बहोसी पक्षी विहार है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रमुख मेले की। तो मेले कौन कौन से हैं? मेले से टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सा मेला कहाँ लगता है। महाकुंभ मेला जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है, कहाँ लगता है? प्रयागराज में और प्रत्येक 12 वर्ष में, ठीक है, 12 वर्ष बाद लगता है। फिर है आपका कुंभ मेला, विश्व का ये सबसे बड़ा मेला ये भी है, तो ये प्रयागराज और प्रत्येक महाकुंभ के 6वें वर्ष लगता है। अगला है माघ मेला, ये भी प्रयागराज में लगता है, महाकुंभ व कुंभ वर्ष छोड़कर ये प्रतिवर्ष लगता है। अगला है ककोरा मेला, रोहिलखंड का मिनी कुंभ जिसे कहते हैं और ये बदायूं में लगता है। फिर है आपका रामनगरिया मेला जो गंगा के तट पर लगता है और ये कहां लगता है? फर्रुखाबाद में। फिर है वटेश्वर मेला जिसे पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है और कहां लगता है? आगरा में। फिर है आपका ददरी मेला, तो ये कहां लगता है? वलिया में। फिर है सरधना मेला, ये कहां लगता है? सरधना मेरठ में। फिर है नौचंदी मेला, चैत के महीने में लगता है और मेरठ में लगता है। फिर है आपका सिकरी मेला, तो सिकरी मेला कहां लगता है? मोदीनगर गाजियाबाद में। अगला है आपका बसंत का नौचंडी मेला, तो ये कहां लगता है? तो ये लगता है लखनऊ में। फिर है आपका उत्तरायणी मेला जो मकर संक्रांति पर लगता है और ये कहां लगता है? बरेली में लगता है। अगला है तिगरी मेला, तिगरी मेला कहां लगता है? अमरोहा में। फिर है आपका खारी झल्लू कार्तिक मेला, तो ये बिजनौर में लगता है। अगला है चैत राम नवमी मेला कार्तिक या परिक्रमा मेला, तो ये अयोध्या धाम में लगता है। अगला है परिक्रमा मेला जो फागुन में लगता है, नैमिषारण्य सीतापुर में। फिर है गोकर्णनाथ मेला मकर संक्रांति के दिन खीरी में लगता है। फिर है बल सुंदरी देवी मेला, तो ये बुलंदशहर यानी अनूप शहर बुलंदशहर में लगता है। अगला है कालिंजर मेला, तो ये कहां लगता है? बांदा में। फिर है आपका कजली मेला चरखारी का गोवर्धन नाथ जू मेला, तो ये महोबा में लगता है। अगला है देवी पाटन मेला, तो ये बलरामपुर में लगता है। फिर है आपका श्रावणी मेला, तो ये संकशाह फर्रुखाबाद में लगता है। फिर है देव छठ श्रावणी व जन्माष्टमी मेला, तो ये मथुरा में लगता है। फिर है आपका नवरात्रि व गणगौर मेला कौशल मेला सावन के तीसरे सोमवार को, तो ये आगरा में लगता है। अगला है नक कटैया मेला दशहरे के दिन लगता है चेतगंज वाराणसी में। फिर है रथ यात्रा मेला, तो ये वाराणसी में लगता है। अगला है आपका गढ़ गंगा मेला, तो गढ़ गंगा मेला गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में। कंस वध मेला हमीरपुर में। कंस मेला मथुरा व फतेहपुर सीकरी में। हरिदास जयंती मेला निधिवन वृंदावन मथुरा में। मुड़िया पूनो मेला गोवर्धन मथुरा में। देवा शरीफ मेला मोस्ट इंपोर्टेंट वारावंकी में। श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में, ठीक है, श्रृंगी रामपुर मेला।
मकनपुर मेला ये फर्रुखाबाद में, सैयद सालार मेला बहराइच में, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर, फाल्गुन मेला रामपुर में। इसी प्रकार अगला है आपका साकंबरी देवी मेला सहारनपुर में, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में, खिचड़ी मेला गोरखपुर में, रामायण मेला अयोध्या धाम, चित्रकूट व श्रृंगेर वेपुर, सोरो मेला कासगंज में, झूला मेला मथुरा अयोध्या धाम में, ध्रुपद मेला मोस्ट इंपोर्टेंट वृंदावन व वाराणसी में, विद्यांचल देवी मेला तो ये मिर्जापुर में, देव छठ मेला दाऊजी मथुरा में। प्रदेश में सर्वाधिक व सबसे कम मेले, तो सबसे ज्यादा मेले लगते हैं मथुरा में, और सबसे अगर कम मेलों की बात की जाए तो ये पीलीभीत में लगते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है आपका प्रमुख महोत्सव। ठीक है, तो पहला है आपका ताज महोत्सव, जो फरवरी मुगल संस्कृति व भारतीय कलाओं का प्रदर्शन होता है। तो ये कहां लगता है? तो ये लगता है आगरा में। अगला है सुलह कुल उत्सव, जिसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी कहा जाता है, व राम बारात उत्सव। तो ये कहां लगता है? ये आगरा में लगता है। अगला है लखनऊ महोत्सव, तो अवध के कलाओं का इसमें प्रदर्शन किया जाता है। तो लखनऊ महोत्सव कहां लगता है? तो लखनऊ में लगता है। अगला है वाराणसी महोत्सव। वाराणसी महोत्सव में भारतीय दर्शन, ज्ञान व संस्कृति पर लिटरेरी फेस्टिवल, जो ये वाराणसी में लगता है। फिर है आपका देव दीपावली उत्सव, त्रिपुर राक्षस वध का उत्सव होता है, और ये वाराणसी में लगता है। अगला है आपका अखिल भारतीय व्यास समारोह, उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थानम द्वारा, तो ये वाराणसी में होता है। फिर है आपका गंगा महोत्सव, तो गंगा दशहरे पे होता है, वाराणसी व प्रयागराज में इसका आयोजन किया जाता है। फिर आपका बिठूर गंगा महोत्सव, तो ये कानपुर में। अगला है सैफई महोत्सव, जो जनवरी में सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये सैफई इटावा में होता है। फिर है गोरखपुर महोत्सव, तो जनवरी सांस्कृतिक कार्यक्रम ये भी है, गोरखपुर में। फिर है आपका झांसी महोत्सव, तो ये झांसी में लगता है। फिर आपका कन्नौज महोत्सव, तो कन्नौज में लगता है। त्रिवेणी महोत्सव, तो ये प्रयागराज, फरवरी में बोट क्लब पर आधारित है। अगला है लठमार होलिकोत्सव या रंगोत्सव, तो ये वर्षाना व नंदगांव मथुरा में। फिर है हुरंगा होलिकोत्सव, तो दाऊजी मथुरा में। फिर है फालेन होलिकोत्सव, प्रहलाद की तरह अग्नि से बाहर निकलना, फालेन गांव मथुरा में। फिर है चिता भस्मी होलिकोत्सव, तो मणिकर्णिका घाट काशी में। अगला है यमुना महोत्सव, तो यह है चैत्र छठ विश्राम घाट कृष्णोत्सव मथुरा में। फिर है आपका सरयू महोत्सव व दीपोत्सव, तो ये अयोध्या धाम में। फिर है सोन महोत्सव, तो ये सोनभद्र में। फिर है आपका कजरी महोत्सव, तो कजरी महोत्सव कहां होता है? तो ये मिर्जापुर में। अगला है आपका कबीर उत्सव या मगहर महोत्सव, तो ये है मगहर संत कबीर नगर में। फिर है सरधाना महोत्सव, तो ये मेरठ में है। शॉपिंग फेस्टिवल और नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। बुद्ध महोत्सव सारनाथ वाराणसी में। कंपिल उत्सव फर्रुखाबाद में जैन मंदिरों में होता है। गंगा वाटर रैली उत्सव, तो ये प्रयागराज वाराणसी में। अमीर खुसरो महोत्सव, तो ये पटियाली कासगंज में। कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है, तो 19 से 25 नवंबर के बीच में। चलिए अगला टॉपिक है आपका कि प्रमुख नगरों के उपनाम। ठीक है, तो ये भी मोस्ट टॉपिक है आपका। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर नगरी का निवास कहा जाता है प्रयागराज को। अगला है आपका आमला नगरी, तो आमला नगरी किसे कहा जाता है? प्रतापगढ़ को। आमों का नगर, तो मलिहाबाद लखनऊ को। गोरख धाम, नाथ नगर, गीता प्रेस ये गोरखपुर को। चर्म नगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर ये कहा जाता है कानपुर को। छोटा दिल्ली, उद्योग नगरी ये कहा जाता है गाजियाबाद को। उत्तर प्रदेश का सो विंडो ये कहा जाता है नोएडा को। रामनगर, राम जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि, भूबैकुंठ, अवध, साकेत धाम ये कहा जाता है अयोध्या को। फिर भागवत कथा नगर सुक्रताल को।
88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों का स्थान ये नैमिषारण्य को। कैंची नगर या क्रांति नगर कहा जाता है मेरठ को। जैनी लोगों का काशी कहा जाता है हस्तिनापुर मेरठ को। इत्र नगरी खुशबुओं का शहर कहा जाता है कन्नौज को। काशी की बहन कहा जाता है गाजीपुर को। धान का कटोरा कहते हैं चंदौली को। नवाबों का शहर या चाकुओं का नगर कहते हैं रामपुर को। ताज नगरी या पेठा नगरी कहते हैं आगरा को। लड्डू नगरी कहते हैं संडीला हरदोई को। सुहाग नगरी चूड़ी नगरी कहते हैं फिरोजाबाद को। हींग व गुलाल नगरी हाथरस को। कृष्ण नगरी पेंडा नगर भू बैकुंठ वारेवन 24 उपवन 5 पर्वतों का क्षेत्र कहते हैं मथुरा को। ताला नगरी कहते हैं अलीगढ़ को। सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र को। बांस वरेली सुरमा नगरी बरेली कहते हैं। नवाबों का शहर बागों का नगर नजफत का शहर ये कहते हैं लखनऊ को। बुंदेली कश्मीरी चरखारी कस्बा महोबा को। मिनी खुजराहो कहते हैं गणेश बाग करबी को। पीतल नगरी या बर्तनों का शहर कहते हैं मुरादाबाद को। फिर है विश्वनाथ नगरी शिव नगरी मुक्ति नगर मुक्ति क्षेत्र रोडसांड सीडी नगर पन्नों का नगर घाटों का नगर ही कहते हैं वाराणसी को। फिर है शिवराज हिंद पूर्व का शिवराज कहते हैं जौनपुर को। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक है आपका प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम क्या क्या थे। लक्ष्मणपुर या लखन नगर कहते हैं लखनऊ को। काशी कहते थे वाराणसी को। कानकुब्ज नगर महोदय श्री कन्नौज को। रामग्राम गोरखपुर गोरखपुर को। काशीनारा कुशीनगर को। अहिच्छत्र रामनगर वरेली को। मधुपुरी मथुरा को। पिपरहवा कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर। अयाज्यशा अयोध्या धाम को। ऋषिपतन सिंहपुर सारनाथ वाराणसी। ब्रह्मसारणी वर्षाना मथुरा को। ब्रह्मवर्त विठूर को। दान तीर्थ हस्तिनापुर। सूकर क्षेत्र सोरो श्रावस्ती सहेट महेट श्रावस्ती को। कंपिल फरुखाबाद को। चंद्रवार या चंद्रनगर फिरोजाबाद को। हरिड़गढ़ कोयल या कोल अलीगढ़ को। कान्हापुर कानपुर को। बलवंत नगर झांसी को। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है आपका एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जिले व उनके विशिष्ट उत्पादक। मोस्ट टॉपिक है, उस टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। अमरोहा वाद्य यंत्र के लिए ढोलक। अमेठी मूज उत्पाद। अलीगढ़ ताले व हार्डवेयर। अंबेडकर नगर वस्त्र उत्पादन। आगरा चमड़ा उत्पाद। आजमगढ़ काली मिट्टी कलाकृति। इटावा वस्त्र उत्पाद। प्रयागराज मूज उत्पाद। उन्नाव जरी दरदोजी। एटा घुंघरू घंटी। औरैया दूध प्रसंस्करण घी। कन्नौज इत्र के लिए। कानपुर चमड़े के लिए। बहराइच गेहूं डंठल की कलाकृतियां। बागपत घरेलू सजावटी सामान। वारावंकी हथकरघा। बांदा सजर पत्थर शिल्प। बिजनौर काष्ठ शिल्प। बुलंदशहर चीनी मिट्टी बर्तन। मऊ वस्त्र उत्पाद। मथुरा स्वच्छता संबंधी उपकरण। महाराजगंज फर्नीचर। महोबा गौरा पत्थर शिल्प। मिर्जापुर कालीन के लिए। कानपुर नगर चमड़ा। कानपुर देहात जस्ता बर्तन। कासगंज जरी जरदोजी। कुशीनगर केला रेशा उत्पाद। कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण केले का। गाजियाबाद यांत्रिकी उत्पाद। गाजीपुर जूट बाल हैंगिंग्स। गोरखपुर मिट्टी के बर्तन। गोंडा खाद्य प्रसंस्करण दाल का। गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाई वस्त्र। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने। चंदौली जरी जरदोजी। जालौन हस्त निर्मित कागज। जौनपुर ऊनी दरी। झांसी सॉफ्ट खिलौने।
मिर्जापुर कालीन, मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए, मुरादाबाद धातु शिल्प, मेरठ खेल का सामान, मैनपुरी तारकशी कला, रामपुर पैचवर्क, रायबरेली काष्ठ शिल्प, लखनऊ चिकनकारी और जरी दरजोजी, लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प, ललितपुर जरी शिल्क साड़ी और वाराणसी रेशम उत्पाद, शामली रिम ए धुरा, शाहजहांपुर जरी दरजोजी, श्रावस्ती जनजातीय शिल्प। अगला है आपका जौनपुर ऊनी दरी, झांसी सॉफ्ट खिलौने, देवरिया सजावटी उत्पाद, पीलीभीत बांसुरी, प्रतापगढ़ खाद्य प्रसंस्करण आंवले का, फतेहपुर बेडशीट, फर्रुखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग, फिरोजाबाद कांच उत्पाद, फैजाबाद गुड़ के लिए, बदायूं जरी दरजोजी, वरेली जरी दरजोजी, बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण, बलिया विंदी वस्ती काष्ठ शिल्प। इसी प्रकार संभल सींग एवं अस्थि उत्पाद, सहारनपुर काष्ठ शिल्प, सिद्धार्थनगर खाद्य प्रसंस्करण काला नमक चावल के लिए, सीतापुर दरी, सुल्तानपुर मूंज उत्पाद, सोनभद्र कालीन, संत कबीर नगर पीतल के बर्तन, संत रविदास नगर कालीन, हमीरपुर जूती, हरदोई हथकरघा, हाथरस हींग प्रसंस्करण और हापुड़ घरेलू सजावटी सामान के लिए, श्रावस्ती के लिए जनजातीय शिल्प और शाहजहांपुर जरी दरजोजी। तो ये थे आपके यूपी जीके के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वो मैंने आपको एक वीडियो में आज खत्म करा दिए हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको एक वीडियो से आपके जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी आपको इस वीडियो में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा वीडियो देखकर जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।